हम कश्यप ऋषि के औलादों में से ये सिलसिला वही चलता है, क्योंकि हम बाद में कन्वर्ट ही हुए ना। 15 अगस्त को मैं किडनैप हो गया। 20 लोगों ने उन्होंने मेरे हाथ काटे हैं, सब सिटीज पीछे भी यहाँ पर। मैंने उनसे लड़ाई करके भाग आया। किडनैप गया कि आप मैग्नेंट पोस्ट पे एडजस्ट हुए हैं, आप मुखबिर हो, यू आर इन्फॉर्मर। 91 का मैं भर्ती हूँ। भर्ती के बाद मिलिटेंसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि हम वॉलंटरली 40 बैचमेट गए थे। उसमें से 25 लोगों ने शहादत पा ली है, उसमें से 15 लोग हम बचे। हम भी जख्मी शख्मी है, समझो कि हम जिंदा शहीद है, लेकिन मिलिटेंसी के कमर हमने तोड़ दिया अपने दौर में। वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी की उनकी वजह से हमारा देश मुहफ़्फ़िज़ है। जो ये आज पॉलिटिकल गहमा गहमी है, ये माहौल ठीक, इसका सहरा जाता है सिर्फ एक शख्सियत को, नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान हमेशा यहाँ चाहता था कि यहाँ पर अफरा तफरी रहे। उनको यहाँ की लोगों की कभी जरूरत नहीं थी, उनको यहाँ की जमीन पर नजर थी। आज हिंदुस्तान मोदी जी की वजह से तरक्की के राह पर गामजन है। अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ शाना बाशाना चला होता, आज ताकतवर मुल्कों, तरक्की याफ्ता मुल्कों में पाकिस्तान भी नाम था। लेकिन अपने दहशतगर्दाना सोच पलने की वजह से सारी दुनिया देखती है कि उनकी वो कशको लिए बैठे, उनके हालात कितने खराब। जब फारूकुल्लाह का दौर था यहाँ पर, उसके दौर में पंडित भगाए गए। जब ये चीफ मिनिस्टर, उनका क्या काम था? उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि पंडित क्यों भाग गए। ये खुद भाग गया और डोर रखिए किन के हाथ। आज हम दुआएं दे रहे हैं कि मोदी जी को, ताकि हमारे बच्चे मरने से बच गए। आज उनके हाथ में पत्थर और बंदूक नहीं, आज लैपटॉप और कलम है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है फारूक ऋषि। मैं पुलिस में रह चुका हूँ, मैंने पुलिस में खिदमत की है और वकील भी हूँ। 33 साल तक आपने सर्व किया, जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे हैं आप। 91 का मैं भर्ती हूँ। भर्ती के बाद मिलिटेंसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। इसी गहमा गहमे में हम भी घुसे। पूरा मिलिटेंसी का जो फेज था और 370 के बाद तक पूरे फेज को आपने आई विटनेस है। कि हमने वॉलंटरी ज्वाइन किया है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अगेंस्ट मिलिटेंटों के। मैंने आउट ऑफ टर्न 2 प्रमोशन लिए हैं और मैं रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री बार मेडल हूँ, डीजी मेडल हूँ, गवर्नर्स मेडल हूँ, शेर कश्मीर मेडल। आई हैव गिवन द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड आई फॉट अगेंस्ट मिलिटेंसी। चूंकि हम वॉलंटरली 40 बैचमेट गए थे, उसमें से 25 लोगों ने शहादत पा ली है, उसमें से 15 लोग हम बचे। हम भी जख्मी शख्मी है, समझो कि हम जिंदा शहीद है, लेकिन मिलिटेंसी के कमर हमने तोड़ दिया अपने दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक ऑनर है हमारे लिए आपसे बात करना। किस साल में आप रिटायर हुए थे? मैं रिटायर नहीं हुआ, मैं 2022 में मैंने पुलिस से रिटायरमेंट ली है वॉलंटरली। किस पोस्ट से? एसपी पोस्ट से। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल पार्टी है, फ्रेंडली पार्टी। मेरा जहन मिल गया ताकि मैं पार्टी में आके लोगों की खिदमत करूं, और भारतीय जो मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए ख्वाब देखे थे, हमने सोचा कि मैं इस झंडे के तले लोगों की खिदमत करूं। आपने जो नाम बताया अपना, उसमें जो सरनेम है आपका ऋषि। एक्चुअली ये ऋषि इस संतों की जात है। असल में ऋषि होता है पंडितों के पीछे, लेकिन कश्मीरी पंडित होते थे। हम कश्यप ऋषि के औलादों में से, ये सिलसिला वही चलता है। जैसे कि शेख नूरुद्दीन वली, ये सिलसिला वही तक चलता है, नंद ऋषि के नाम से। ऋषि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पहले जमाने में जो बादशाह होते थे, आलिम होते थे, हम उन महफिलों में मशहूर हुआ करते थे। अपने आप को जो ऋषि कश्यप थे उनके अपने ये सिलसिला वही से चल रहा था, ऋषि कश्यप के वहाँ। कश्यप ऋषि के औलादों में से। आप अपने आप को कश्यप ऋषि के। हाँ, क्योंकि हम बाद में कन्वर्ट ही हुए ना। ये सिलसिला चला है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह तक, जिसने फरमाया है अनपोश तेलील वन पोश। उन्होंने जिक्र किए है सबज परिवार और सफेद परिवार हो गया ये दरख्त जिससे माहौल या ठीक हो, प्लांटेशन, और सफेद परिवार हो गया पानी। जब ये दुनिया में दोनों बरकरार रहेंगे तभी इंसानियत और जिंदगी चलेगी। तो अभी भी ऋषि परंपरा है कश्मीर के अंदर? परंपरा है। हम जो कन्वर्ट हो गए हैं फिर भी ऋषि परंपरा जिंदा है अभी। जिस तरह हमारे दीनी बुजुर्ग है, चाहे शेख नूरुद्दीन वली, ख्वाजा हिलाल नक्शबंद, दस्तगीर साहब, हम उनके खिदमतगार हैं। हम उनके खिदमतगार के, उनकी ज़ियारत पे हम, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बड़े मेहनत और लगाव की वो उनकी खिदमत की है। मैं आपके सर्विस पे आऊँगा। आपने 91 में आपने ज्वाइन किया पुलिस फोर्स, जब मिलिटेंसी अपने पीक पे थी। क्या देखा आपने सर, और क्या उस टाइम का एक्सपीरियंस था 91, 92 और उसके बाद का जो दौर था, कैसा था उस टाइम का दौर? देखिए, मैं इसका शिकार खुद भी हो चुका हूँ, मिलिटेंसी का। मैंने LLB की डिग्री नमत में कंप्लीट की 1990। उसके बाद मैं स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में बतौर एडॉक बेसिस पर लॉ अफसर तैनात हुआ था। लेकिन चूंकि मिलिटेंसी अरूज पर है, दैट वाज अ माइग्रेंट पोस्ट। जब मैं अपने गाँव गया, उसके बाद
लोगों ने मुबारकबाद दी है मुझे। अपने बुजुर्ग अपने वालिद साहब ने जन्नत नसीब कर, उन्होंने बोला मत जाओ, क्योंकि हम में जोश में था, जवानी में था। उसके बाद 15 अगस्त को मैं किडनैप हो गया। आपको किडनैप कर लिया? 20 लोगों ने, उन्होंने मेरे हाथ काटे हैं, सब सिटीज पीछे पे यहाँ पर। मैंने उनसे लड़ाई करके भाग आया। 20 लोगों ने, 20 मिलिटेंट्स ने, टेररिस्ट ने आपको गिरफ्तार? किडनैप किया। मैं भी जवानी में था। उन्होंने सामान शिफ्ट किया, किसी एक गन रखा, उसमें चैम्बर में राउंड फंस गया। उन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे फायर, लेकिन अल्लाह का करम था कि मुझे बचना था। इस ईयर की बात से बताइए। ये 15 अगस्त की बात है। आज भी संबल सोनावारी पुलिस स्टेशन में इसका रिपोर्ट पड़ा हुआ है, 1990 का। 1990 का। किस किस तरीके से टॉर्चर किया गया आपको और क्यों किडनैप किया गया आपको? किडनैप गया कि आप मैग्नेंट पोस्ट पे एडजस्ट हुए हैं, आप मुखबिर हो, यू आर ए इन्फॉर्मर। जबकि मैं एक खाने पीने वाले घर का था, पढ़ा लिखा था, तो चूंकि जनरल जकी थे यहाँ एडवाइजर, उन्होंने मुझे तैनात किया था मैग्नेंट पोस्ट पे। आज मैं डीसी होता, लेकिन बदकिस्मती से मैं किडनैप हो गया। उसके बाद मैं निकल गया, मुझे थ्रेट रहा। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया है पुलिस में, तो मैं बहस से सब इंस्पेक्टर तैनात हुआ। फिर ट्रेनिंग के बाद 4-5 पुलिस स्टेशन में प्रोबेशन रहा। उसके बाद मैंने वॉलंटरली 96 में ऑपरेशन ग्रुप श्रीनगर ज्वाइन किया, और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप श्रीनगर एंटी मिलिटेंसी के खिलाफ। और 97 में मैं प्रमोशन लेकर गया है। तो उसके बाद मुझे कई इलाकों में तैनात किया, SHO शुपियान, SHO बिजबियारा, SHO सफा कदल, SHO रैनावारी। Then I have been elevated, I have given a good operation. Then I have been elevated as a DSP and posted as SDP Patan, then SDP Avantipura, then DSP Operation Srinagar for 2 years, and then DSP Traffic National Highway for 4 years. I have remained DSP Security, and I got promotion because of Satpal Malik. He was a governor. So then I have been appointed as SP Operation. मैं दोबारा से आपके उसी इंसिडेंट के ऊपर आऊँगा। आपने बोला मुझे टॉर्चर किया गया, 20 मिलिटेंट्स ने, 20 टेररिस्ट ने आपको किडनैप किया। किस तरीके से आपको टॉर्चर किया और पूरा इंसिडेंट बताइए, कैसे आप उस टॉर्चर से निकल के एस्केप करा आपने? जब ये बात फैली तो चिमे गोया हो रहे थे, तो आप पंडित पोस्ट पे लग गए। मैंने बोला ये मैग्रेंट पोस्ट पे मैं लगा, ये आरजी पोस्ट है, रोजगार के लिए कुछ मैं LLB किया हुआ हूँ, मुझे पता नहीं मैग्रेंट पोस्ट पे लगाऊं किस पे लगाऊं, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में लग गया। तो मेरी फैमिली चले गई उस पे। अब चूंकि मुझे किसी दोस्त ने दावत की है, उसने दावत की, उसके घर से मैं किडनैप हो गया। बाहर घेरा लगा हुआ था। फिर मेरे आंखें शांखें पटी और 16 किलोमीटर मुझे ले गया। उसका नाम है संबल से वाकुरा। वो पंडित का मकान था जहाँ पर उसकी बाग था, उसका नाम था डॉक्टर काशरनाथ। उसके घर में फिर रात को मैं लटका था, खून निकल रहा था। उन्होंने वेपन शिफ्ट किया, एक वेपन रहा, बोला अगर ये भाग गया तो इसको फायर मारना। लेकिन जो ही उन्होंने कोशिश की थी, चैम्बर में राउंड फंस गया, मेरे खून से ये नरम हो गया, रस्सी से सीधे निकाल, मैंने कुल्हाड़ी उठाई तो लड़ाई। खून से जो रस्सी आपके हाथों में बंधी थी वो नरम हो गया, और आप पे जब फायर हुआ तो वो अटक गया, गोली अटक गया। उसके बाद मैं भाग गया नंगे घर। वहां से गांव वाले आ रहे थे, कोई बोल रहा था मुखबिर, कोई बोल रहा था इन्फॉर्मर है आर्मी का, इसका। तो उसके बाद आई हैड बीन एडमिटेड हस्पताल में 15 दिन। वहाँ भी मिलिटेंट ने कोशिश की आने की और मुझे मारने की। उसके बाद मैं पुलिस में आ गया। पुलिस में मैंने ट्रेनिंग करके 2-4 साल मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में एज ए प्रोबेशन। मिलिटेंसी तूफान थी, मेरे बैचमेट भी मारे गए, लोग मरते थे। फिर मैंने वॉलंटरी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ज्वाइन किया। उसके बाद 40 लोगों ने आपके साथ, 40 नौजवानों ने, 20 आदमियों ने मुझे किडनैप किया। इसका रिकॉर्ड है संबल पुलिस स्टेशन में। नहीं, 40 लोगों ने आपके साथ, 40 नौजवानों ने भर्ती ली, जिसमें से 25 नौजवान शहीद हो गए। हमारे जो बैच के ग्रुप थे उसमें 40 लोगों ने वॉलंटरी ज्वाइन किया है। उसमें जम्मू के शेरों के शेर 25 लोग हम शहीद हुए हैं। उसमें से 10-12 हम बच गए, कुछ रिटायर हुए हैं, अभी कुछ सर्विस में हैं, वो भी जख्मी हैं। तो अभी तो चल रहे, शुक्र है अभी जिंदा है। अभी ओवरऑल 33 साल के सर्विस में कितने इनकाउंटर्स आपने फेस टू फेस आपने उसको किया? इनकाउंटर्स, अगर एक नंबर गेस करें आप, कितने इनकाउंटर्स? तकरीबन 40-50 इनकाउंटर्स। 40-50 इनकाउंटर्स आपने। एक दिन हमारा इनकाउंटर हुआ था बांडीपुरा में। उसमें थे 2 फॉरेनर थे, अमर भाई, चांद भाई। उन्होंने हमारे 7 आदमी को मारा था। वो मर गए 2 दिन के बाद जब हमने वो ब्लास्ट किया मकान शकान। लेकिन हमारे 3 CRP वाले शहीद और जम्मू कश्मीर के 4 पुलिस वाले। पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, अपनी जानें निछावर की है मुल्क के लिए और कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए।
और जो भी पाकिस्तान के नापाक इरादे उनको नाकाम बना दिया। तो लेकिन हमारे बच्चों का, हमारा और हमारे आने वाले नस्ल का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए कितने फ़ख्र महसूस करते हैं कि आपने जितनी शहीदी लोगों ने दी, शहीद हुए, और आज उसका जो परिणाम है कहीं ना कहीं अमन है कश्मीर वैली के अंदर, कितने फ़ख्र महसूस करते मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया और हमारा जो ये बॉर्डर्स है, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी की उनकी वजह से हमारा देश मुहफ़्फ़िज़ है। तो और जो ये आज पॉलिटिकल गहमा गहमी है, ये माहौल ठीक, इसका सहरा जाता है सिर्फ एक शख्सियत को जिसने यहाँ पर अमन का वादा किया था और अमन कायम कराया, वो हो गया नरेंद्र मोदी जी। चलिए मैं आऊँगा सर उनके ऊपर। आपने पाकिस्तान का नाम लिया, 90s का जो दौर था पूरा, वो पाकिस्तान का इंटरफेरेंस रहता था यहाँ के वैली के अंदर। किस तरीके से जो टेररिस्ट वहाँ से आते थे और फंडिंग होती थी, पैसों की फंडिंग होती थी, बहुत लंबे दौर तक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान जो इस पूरे वैली को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। देखिए, पाकिस्तान का बिल वास्ता बिला वास्ता इसमें दखल है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा यहाँ चाहता था कि यहाँ पर अफरा तफरी रहे, यहाँ पर मार दाड़ रहे, ताकि हिंदुस्तान को हम वर्ल्ड में बदनाम करके रखें। उनको यहाँ की लोगों की कभी जरूरत नहीं थी, उनको यहाँ की जमीन पर नजर थी। लेकिन हमारी फौज, हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स ने इनके नापाक इरादे हमेशा नाकाम बनाए। उन दिनों सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत की, यहाँ पर नेशनल कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन साबिका हुक्मरानों ने कभी अमन की तरफ ध्यान नहीं दिया। जिस तरह ध्यान दिया है सिर्फ वो है मोदी जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमन कायम करना एक ख्वाब था, लेकिन उन्होंने वादा किया, उन्होंने कायम करके दिया और आज हम खुले माहौल में घूम रहे। आज नौजवान स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में हिस्सा ले रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और सियासी माहौल में नौजवान आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा राजा का ही बेटा क्यों राजा बने। रंग के बेटे का भी हक है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें सलाहियत है। वो चाहते हैं कि अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना इलाका, अपना तहसील, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सही मायनों में गवर्नमेंट के सामने रखें, ताकि नौजवानों और इलाके की बाज़ाबादकारी हो जाए। लेकिन आज देखिए माहौल, इसका सहरा मोदी जी को जाता है। आज जमात इस्लामी भी कूद पड़े हैं इलेक्शन में। ये माहौल और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो कभी नारा देते थे, जिनकी वजह से कत्ले आम हुआ है जम्मू कश्मीर में, कभी बोलते थे हुसूल पाकिस्तान तक, कभी बोलते थे आज़ादी। इसका मतलब है ये साबित करके दिया उन्होंने कि जो पहला वाला मसला था ये बिल्कुल कुछ नहीं था, ये फजूल था। जो आज अमन है यही सच है। अच्छा, ये शांति स्थापित हो गई, अमन हो गया, अब मोदी जी की छवि, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में हैं, यहाँ के लोगों के टच में हैं, आपने एक लंबा दौर सर्विस में दिया, 2022 में रिटायर हुए, मोदी जी की छवि क्या है यहाँ के लोगों में, यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के महिलाओं में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंशूर क्या है क्या नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं कि कभी बाकी मुल्कों के लोग हमारे हिंदुस्तान के सपेरों का देश कहते थे, आज हिंदुस्तान मोदी जी की वजह से तरक्की के राह पर गामजन है। अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ शाना बाशाना चला होता, आज ताकतवर मुल्कों, तरक्की याफ्ता मुल्कों में पाकिस्तान भी नाम था। लेकिन अपने दहशतगर्दाना सोच पलने की वजह से सारी दुनिया देखती है कि उनकी वो कशको लिए बैठे, उनके हालात कितने खराब, कटोरा हाथ में लेके हाथ में घूमते हैं। आज देखिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पहुंची। आज देखिए जम्मू कश्मीर में अमन स्कूलें खुले हैं, कॉलेज खुले हैं और हमारी इकोनॉमिक पर मिलिटेंसी के दौर में असर पड़ा। आज भी, तब भी वही पुलिस था, तब भी वही सिक्योरिटी एजेंसी थे, लेकिन जो यहाँ के साबिका पॉलिटिकल लीडर ने, उन्होंने अमन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और ऊपर कांग्रेस ने उनको कभी डायरेक्शन नहीं दिया। यहाँ के साबिका हुक्मरानों ने हमारे नौजवानों के हाथ में पत्थर दिया और गलत रास्ता दिया, कब्रिस्तानों का रास्ता दिखाया। पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ पर अफरा तफरी करने की कोशिश की और आजकल के साबिका पॉलिटिकल लीडर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करो, हम उसी मुल्क से बात करें जो यहाँ पर आतंकवादी फैलाते हैं। फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि बात करो, महबूबा मुफ्ती बोलते हैं। आजकल के जवान ने अहद किया है कि खानदानी राज को खत्म करें। आज परसों दादा, फिर बेटा, अब नए बच्चे लाए हैं उमर अब्दुल्ला ने। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, अगर ये चौथी जनरेशन के लोग आपके सर पर आ गए तो ये हालात उसी दहाने पर पहुंचाएंगे जैसे 90 की हालत थी। आप दुआएं दे दो मोदी जी के हक में, इसने अमन कायम करा के दिया, बाज आबादकारी के वसीले दिए हैं, स्कीमें दिए, उनसे नौजवान फायदा हो सकता है। देखिए, ये हम शुक्रगुजार नहीं है कि जो G20 का इनकाद हुआ है
श्रीनगर में हुआ, ये मोदी जी की मेहरबानी है, ताकि बाकी मुल्कों से टूरिस्ट आ जाए, यहाँ के लोग वहाँ जाए, हमारा प्रोडक्ट चल जाए उनके पास। ये बाज आबाद करी और क्या है। आज देखिए कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं यहाँ अफगानिस्तान बनेगा। आज देखिए लाल चौक में शाम को घरों से लोग निकलते हैं सैर व तफरी के लिए। ये अमन नहीं है और क्या है। अच्छा, ये जो आज़ादी का सपना दिखाने वाले थे कि हमको चाहिए आज़ादी, ये आज़ादी गैंग जिनको बोलते थे कश्मीर के अंदर, वो लोग कहाँ गए और किस तरीके से उनका हौसला ध्वस्त किया गया, हौसला तोड़ा गया? देखिए जब फारूक अब्दुल्ला का दौर था यहाँ पर, उसके दौर में पंडित भगाए गए, कश्मीरी पंडित। जब ये चीफ मिनिस्टर, उनका क्या काम था? उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि पंडित क्यों भाग गए। ये खुद भाग गया और डोर रखिए किन के हाथ। आज हम दुआएं दे रहे हैं कि मोदी जी को, ताकि हमारे बच्चे मरने से बच गए। आज उनके हाथ में पत्थर और बंदूक नहीं, आज लैपटॉप और कलम है। आज ये इनके पास विजन है कि आगे बढ़ने का। हम मोदी जी को दिहाई नहीं देंगे और किसको देंगे। थोड़ा सा जो 2015-16 का दौर था, जो लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी माना जाता है, जिसमें बुरहान वानी जैसे बहुत बड़े बड़े नाम थे, रियाज नाइको, ऐसे जो बड़े बड़े नाम थे, उस फेज को कैसे हैंडल किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने? आपने आई विटनेस थे उस चीज़ों के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी बलिदानियां दी हैं। और फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मैडम की हुकूमत थी। जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर यहाँ के, उसके दौर में 123 नौजवान मरे हैं उसकी गलत पॉलिसी की वजह से। मुफ्ती मैडम थे, 117 लोग मारे गए हैं गलत पॉलिसी की वजह से। मोदी ने वादा किया है, आज तक कोई सिविल किलिंग नहीं हुई 2019 के बाद। 370 हटाना जायज था। अगर 370 और 35A नहीं हटाया गया होता, ये अमन नहीं होता यहाँ। कश्मीर का भविष्य कैसे देखते हैं अब इस इलेक्शन के बाद, क्या भविष्य देखते हैं? देखिए मोदी जी ने 45 तक का वादा किया है। 2045 तक था। हम चाहते हैं कि हमारा देश सब देशों से आगे हो जाए। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। कितना सुंदर, कितना न्यारा, कितना प्यारा, सब देशों से प्यारा है। हम चाहते हैं कि मोदी जी की लंबी उम्र हो और अमन कायम हो जाए। फारूक जी, बहुत